सुप्रभात सभी छात्रों को। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेतीबाड़ी से राकेश सोलंकी। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट इकाई 4 में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हमने लास्ट पैराग्राफ ये देखा था। चलिए फिर से उसको एक बार हम देख लेते हैं, जिसको आपको याद आ जाए। देखिए कि लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा था कि लास्ट पैराग्राफ में शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब भाग लिया यानी प्रवेश किया था जब वह स्कूल में विद्यार्थी थे। तब उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान यानी गांधी जी के कहने पर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और बाद में काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा आज़ादी के और सामाजिक कार्य के लिए उनके लगा रहा था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए और जीवन भर सदस्य भी रहे। इसमें शामिल होने के बाद से वह गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत द्वारा के कामों में अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय यानी एक भाग प्रारंभ होता है। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यानी उसका परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन की जेल यात्रा शुरुआत होती है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान यानी इन 12 वर्षों में 7 बार वह जेल जा चुके हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी ललक यानी इच्छा थी। और दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा मानी जाती है। यहाँ तक हमने देखा था और इससे हम आगे बढ़ेंगे इकाई 4 में यानी लाल बहादुर शास्त्री। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी का द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे रहे थे। रचनात्मक किसे कहेंगे? जो भी कार्य रचना से संबंधित यानी रचनात्मक देश की उन्नति या सहायता में होने वाले जो कार्य होते हैं उनमें रचनात्मक उसे कहते हैं। देश की उन्नति के लिए जो कार्य किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी यानी पद पर रहकर कार्य करने वाला पदाधिकारी अपने ओहदेदार अफसर उनके जिम्मेदारी होते पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय यानी यहाँ पर राज्य भी कहते थे, देश भी कहते थे, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। देखिए किसान यानी अपने हम कह सकते हैं कि खेड़ू के पकड़ना पड़े, उनके प्रति बहुत प्रेम लगाव था। इसलिए उनको सब सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी या अध्यक्ष बनाया गया। देखिए कि उनको सन 1936 में किसानों की दशा क्या है, कैसे जी रहे खेडूत वर्ग कई रीते जीवी रह्यो छे ते अध्ययन यानी देखने वाला अध्ययन करने वाले एक कमेटी का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ यानी तन मन और धन से काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यानी क्या उन्होंने किया है उसमें किसानों के प्रति, जिसमें जमींदारी उन्मूलन किसे कहे? जमींदारी से जूड़ मिलने की नष्ट करना जड़ मूल से नष्ट करना, उन्मूलन करना जिम्मेदारी पर विशेष क्या किया गया है? एक मिनट। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इन अनुभवों में भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व को चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट परिचित कराया है। देखिए इन 6 वर्षों तक उन्होंने व्यक्तित्व का चिंतन को लेकर के सभी नागरिकों की समस्याओं के निकट परिचय दिया है। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। देखिए यह उनको ग्रामीण यानी वो गांव से थे,
यानी उनको ग्रामीण जीवन का क्या था, अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण यानी उसको हल करना की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण, अदम्य क्षमता यानी बहुत ही, कोई उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता और उन जो कहते हैं वही करते थे। अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत सभी राज्यों में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभा के क्या हुए लिए निर्वाचित होना यानी चुने गए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत होती है। सही बताया जाए तो यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। जो कहाँ जाकर रुकी, देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे तब तक। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा कि उन्हें मैं मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने यह उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में, यानी उन्हीं के जो शब्द यानी जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है उन्हीं में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देखिए कि शास्त्री जी देश की आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद 47 उसके बाद प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पदों पर अपनी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री भारत सरकार के गृह मंत्रालय में जो कार्य करता है प्रमुख होता है उसे गृह मंत्री कहते हैं। बाद में पंडित नेहरू जी के अनुरोध पर वे केंद्र के में आए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचारण, वाणिज्य परिवहन यानी कि परिवहन किसे कहेंगे पहले तो माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला यानी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करना। उनमें संचारण में यानी हम जो ये दूरदर्शन या टीवी जैसे जो भी उपकरण देख रहे, वाणिज्य, उद्योग और गृह सेवा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में पद संभाला। इन पद पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया है, यानी प्रशासकीय दक्षता यानी उन्होंने अंदर जो हुए देश के प्रति प्रेम भावना के प्रमाण जो दिया है वह हमारे देश के लिए एक क्या है, उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्य में उनका दृष्टिकोण, मंत्रालय के जो भी कार्य है उनमें उनका दृष्टिकोण यानी सोचने समझने का पल्लू अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद से कारण ऊंचा नहीं मानते। देखिए, कोई व्यक्ति आजकल पैसों से या आगे निकल जाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा, लेकिन वे अपने आप को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। वह यह मानते थे कि मैं उनका शासक नहीं हूँ लेकिन मैं उनका एक क्या हूँ, सेवक हूँ। शासक यानी राजा जो उस पर राज करता है, जैसे कि पहले के समय में था एक राजा बोलता था वही होता था, लेकिन यह मानते हैं कि मैं उनका राजा नहीं हूँ बल्कि उनका सेवक हूँ। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। देखिए, यही भावना के द्वारा उनको मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, सभी लोग मानने लगे भाई कि कहना पड़ेगा, साथ ही साथ देश लोगों में यानी जनता के लोगों के दिमाग में भी यह लगने लगा, वो भी उनको चाहने लगे और लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू जी ने निधन के बाद देश ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया।
देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। देखिए, उन्होंने कम से कम 19 महीने से छोटे से समय में जितनी सफलता यानी जीत हासिल की है, हम सफलता यानी जीत हासिल करना और लोकप्रियता प्राप्त की है, लोगों के प्रति अपना मान सम्मान बढ़ाया है, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल क्या था? स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था, यानी वो जो कहते थे वही करते और जनता के लिए, देश के लिए, उनके लिए मन में धुंधलापन यानी कोई भी ऐसा धुंधलापन किसे कहेंगे? सामने कुछ नहीं दिखाई देता, वैसा कहा जाता है। फिर भी यहाँ पर धुंधलापन या भटकाव यानी देश के प्रति उन्हें ऐसा कुछ नहीं था। देखिए आगे बढ़ते। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहते और इन पदों पर रहते हुए भी स्वाभाविक रूप में से वे अधिकार संपन्न भी थे। इन पदों पर, इतने इतने बड़े पदों पर रहकर भी वह एक अधिकार संपन्न भी स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया था। उन्होंने आत्मसंयम यानी जो मन कहता है आत्मा से, संयम यानी समय के साथ, आत्मा संयम से काम लिया था। अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी थी। अधिकार यानी जो पद पर थे उनसे ज्यादा उन्होंने किस पर? कर्तव्यों को तरजीह, એટલે उसको बढ़ावा दिया था कि मुझे क्या कार्य करना है, मैं बड़ा हूँ उस पर नहीं, मुझे कार्य क्या करने हैं, किन के लिए करना है। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, या शास्त्री जी क्या कहते हैं, छात्रों को संबोधित करते हैं कि आपकी भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले क्या हो? एक देश के नागरिक हो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है, जिसे समझाना चाहिए। हमारा आगे बढ़ते हैं कि हमारा देश क्या है? प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद करने की जरूरत है। थैंक यू। यहाँ तक हमारी इकाई 4 खत्म हो गई। अब देखेंगे हम उसका स्व अध्ययन कैसे होता है। देखिए इकाई 4 यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि शब्दार्थ कुछ दिए गए हैं, जैसे कि दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। जो भी कार्य कोई भी करता है, यहाँ पर शास्त्री जी ने कहा दायित्व यानी कि जिम्मेदारियाँ जो भी व्यक्ति पर होती है वह पूरी तरह से वह निभाते हैं, यानी दायित्व यानी कि जिम्मेदार। निष्काम यानी बिना फल की उपेक्षा, यानी कोई भी कार्य करते हैं बिना फल की उपेक्षा से जो कार्य करते हैं उसे निष्काम, इसीलिए उनको निष्काम कर्मयोगी कहा गया है। देखिए समर्पण यानी सौंपना, समर्पण करना यानी अर्पित होना, अपने देश के प्रति जो समर्पण कर दिया उन्होंने, उसकी बात यहाँ पर कही गई। अगला शब्दार्थ है समन्वय, संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ, अंतर्गत भीतर यानी अंदर, आस्था, श्रद्धा और विश्वास, विरासत, उत्तराधिकारी यानी वारसो, आह्वान यानी ललकार। देखिए यहाँ आह्वान यानी ललकार, और चुनौती भी कह सके। उन्मूलन यानी जड़ मूल से नष्ट करना। दक्षता, निपुणता, तरजीह
तरजीह यानी प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त यानी दिया हुआ, निर्वाचित, चुना हुआ, दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। यह सब नए जो शब्दार्थ है आपको यहाँ दो दो बार लिखने हैं अपनी नोटबुक में। आगे देखेंगे हम स्वाध्याय की ओर। देखिए पहला यहाँ पर अभ्यास में प्रश्न 1 में कथ्य का आशय स्पष्ट किए, जैसे कि शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है तो कैसे। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही क्या था, ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कार्य का फल पाने की अवसर मिला फिर भी उन्होंने उनकी अपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इसी स्वभाव को देखते हुए उन्होंने केवल कर्मयोगी नहीं पर्याप्त उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। आगे देखते हैं कि शास्त्री का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। आप लोग मानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था तो कैसे। तो गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उन्होंने अद्भुत विनम्रता और सादगी सरलता भी थी। इन गुणों में उन्हें अधिक महानता और लोकप्रियता बनाई थी। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। आगे देखते हैं कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुभव उदाहरण है। तो किस प्रकार है शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन, यानी उनका जो भी जीवन है वह सेवा, त्याग और समर्पण का अनुभव उदाहरण है। तो कैसे, तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते, उनके रूप में श्रम करते, देश और समाज की सेवा में ही उन्होंने अपना जीवन सार्थक लग कर दिया है। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा भी पसंद कर लिया था। उन्होंने जो कुछ किया था पूरी निष्ठा और लगन से किया था। उसी के विशेषता बहुत कम लोगों में पाई जाती है, इसलिए यह सब उनके क्या है, उदाहरण दिए गए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर आपको कि अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उन्हें कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। तो यह आपको लिखना है अपनी नोटबुक में कि गांधी जी को अगर आपके स्वप्न में आते हैं तो क्या क्या प्रश्न आप उनको करते हैं और क्या वह उत्तर देते हैं, आप वह सोचकर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया गया संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 से 10 सब प्रश्न और जवाब हो। जैसे कि रिया गांधी जी का जन्म कब हुआ था, यानी रिया कहती है गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो सुनील क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1900 क्या कहेंगे 1869 में हुआ था। अगला कहा रिया ने कि गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। सुनील ने बताया कि गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं, आगे आप कैसे बढ़ेंगे। जैसे कि रिया, तो मैं कहता हूँ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, यहाँ क्वेश्चन अलग किया। तो सुनील क्या बताएगा कि गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और रिया क्या कहेगी आगे, तो दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया। तो दक्षिण अफ्रीका में रहकर सुनील ये बताएगा कि गांधी जी ने वहाँ सरकार की रंग भेद नीति को उन्होंने विरोध किया। फिर रिया बताएगी कि दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने भारत लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। और रिया कहती प्रश्न करती है कि गांधी जी ने राजनीतिक में अपना गुरु किसे बनाया था। तो गांधी जी ने राजनीतिक में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। फिर प्रश्न आता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया शुरू।
तो गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। अगला कि गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? तो गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के लिए उद्देश्य से यह चरखे को महत्व दिया। यह सुनील कहता है। रिया कहती है कि 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? तो सुनील कहता है सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया। अगला देखिए कि रिया कहती है कि गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो सुनील कहता है कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। अगला क्वेश्चन लास्ट है, वो कर दिए कि गांधी जी समाधि कहाँ है? गांधी जी की समाधि क्या है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सुनील कहता है कि गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ तक आपको लिखना है, मैंने आपको बताया है। और यह निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप में अनुलेखन कीजिए, यानी यह आपको शुद्ध यानी अच्छे अक्षरों में लिखना है। देखिए उसके आगे हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे कुछ। देखिए उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी हम प्रश्न देखते हैं ऊपर से। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया है? कैसे? यह सब प्रश्न जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुए? छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? ये सब जो है आपको वहाँ पीडीएफ में मिल जाएगा, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए यहाँ पर हमारा इकाई 4 खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।